Okay. So as we told, well begin is half done ना. हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि शुरुआत हम ऐसी करते हैं बायोलॉजी की ताकि हमें अभी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, आप यदि डिटरमाइंड हैं कि यस मुझे जेडब्ल्यू में जाना है या नीट में जाना है तो बहुत अच्छी बात है, बट इफ नॉट इवन देन कोई बुरी बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि लाइफ का कब टर्निंग पॉइंट आएगा, कब आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में डेवलप होगा, नो वन नोस। आप डिटरमाइंड हैं, वेरी गुड, बट इफ नॉट देन इवन दैट्स नॉट वेरी बैड, राइट। सो मैं तो ये कोशिश करके आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं कि ये बायोलॉजी आपकी लाइफ के लिए करियर डिसाइड करने के लिए जरूरी है ना, ताकि आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ें। आपने सिंस यू आर मूविंग टू 10th एनटीसी देनी है, एनटीसी स्टेज 1 और 2 दोनों देना है आपको, आई होप, है ना। प्लस केवीपीवाई के एग्जाम में अपियर होना है, इन विच इन क्लास 11 एसए स्ट्रीम, केवीपीवाई के जो 3 स्ट्रीम्स होते हैं, एसए, एसएक्स और एसबी, यानी आपको कहीं ना कहीं बायोलॉजी 11 तक एटलीस्ट, यदि आप जेई सेगमेंट में भी जा रहे हैं तो जरूरत पड़ने वाली। परफेक्ट। तो हम उसी एस्पेक्ट को लेकर बायोलॉजी को हम स्टार्ट करें, राइट। ऑलमोस्ट 20 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, आई वाज एक्सपेक्टिंग बिट मोर, 25 26 एटलीस्ट मस्ट बी देयर, एंड इट्स ऑलरेडी 4:10। ऑनलाइन मोड में मेरी कोशिश होगी बच्चों कि मैं बहुत धीरे धीरे चलूं, है ना, ताकि आप हर चीज को, पॉइंट्स को अच्छे से ग्रैब कर लें। इन ऑनलाइन मोड सिंस वी आर डिस्टेंट, तो जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, जस्ट दैट मोमेंट ओनली बी ऑन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। यदि मैं इंटरैक्शन करके आपकी तरफ देखकर बात कर रहा हूं तो देन जस्ट रेज योर हैंड्स। परफेक्ट। सो आई विल आस्क यू एंड यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन, राइट। सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। मैंने कहा ना, जैसा लिखा हुआ है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो जो कहते हैं ना, बात सिर्फ आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं हो कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, काम करने का ढंग अलग, हमें थोड़ा सा अलग तरीके से चलना है ना, और इसलिए तो शायद हम विनर कोर्स में आए। क्विट करने की आदत छोड़ दीजिए, क्विट करना द इजीएस्ट वे, लेकिन उसके बाद देयर इज नो वे, है ना। तो नाउ चॉइस इज योर, लाइफ इज योर्स। परफेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। मेरे पास आप लोगों का प्लानर रखा गया बच्चों, मैं थोड़ा सा उस प्लानर को एक्सप्लेन करूं आपको कि हम लोग किस डायरेक्शन में चलने वाले हैं। बायोलॉजी का प्लानर मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, अभी मेरे पास रखा है बायोलॉजी का प्लानर। इसमें सबसे पहला चैप्टर दोस्तों मुझे पढ़ाना है बायोमोलिक्यूल्स। मैं क्यों बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग बायोलॉजी कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड, फाइलोजेनेटिक वे, फाइलोजेनेटिक, जहां भी आपको नया वर्ड लगे मुझे बता दीजिएगा कि सर ये वर्ड हमारे लिए नया है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब होता है बच्चों इवोल्यूशनरी कोर्स। इन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कहीं ना कहीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब होता है पूरा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, मेजर किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, राइट। ये क्यों डिवाइड किया होगा सोचिए, इतना बड़ा ग्लोबल डाइवर्सिटी लोगों ने कैसे, साइंटिस्ट ने पता किया होगा, ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि पता कैसे किया होगा कि ये इतने इंसेक्ट्स, इतने टाइप के इंसेक्ट्स हो सकते, या यूं कह लीजिए कैसे पता लगा होगा इतने टाइप की एंड्स, इतने टाइप के प्लांट्स, इतना हो सकता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक अप्रोच रही होगी। उस सिस्टमैटिक अप्रोच को to find out the global diversity, a systematic approach is known as biosystematics. The branch of science that deals with a systematic approach with the biology is known as biosystematics. Perfect. कुछ टर्मिनोलॉजी में लिखाऊंगा क्या? इस बायोसिस्टमैटिक से जब ये पता लगा कि 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, अब जितना भी बायोडाइवर्सिटी था इन टोटालिटी
ये केवल 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब ब्रॉड 5 कैटेगरी होगी, इसके बाद इसमें और इनकी सब कैटेगरी बनाएंगे, यानी एक हायरार्की बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो हायरार्की मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेसिव कैटेगराइजेशन। So let me start with these two terms first. The first one is biosystematics. मतलब जो भी बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा है वो ये समझ के कि उसका पहला लेक्चर है बायोलॉजी का, लाइफ का बायोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो, उसे पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोसिस्टमैटिक्स। क्योंकि बायोस मतलब तो क्या हुआ? बायोस मतलब लाइफ और लॉगस स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। तो भाई वो लाइफ के फॉर्म्स कितने हैं, लाइफ के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप के लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, ये कैसे पता लगाओ? देयर शुड बी सम सिस्टमैटिक अप्रोच। दैट सिस्टमैटिक अप्रोच इज व्हाट? बायोसिस्टमैटिक। तो सिंपल मैं लिख देता हूं, द सिस्टमैटिक स्टडी, द सिस्टमैटिक अप्रोच टू बायोस यानी लिविंग। अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं इन पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू 5 किंगडम्स बनाएंगे। इन 5 किंगडम का ही स्टडी बायोलॉजी में हम करते हैं। परफेक्ट। लेकिन एक नया वर्ड आया, वो लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या है वो भी हम समझ लेंगे, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि देयर शुड बी एन हायरार्कियल स्टडी, कि कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया होगा, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, तब जाकर तो हमने ह्यूमन स्पीशीज के बारे में स्टडी करना शुरू किया होगा, राइट? तो हायरार्की क्या हो गई? सीक्वेंशियल प्रोग्रेसिव, मेरे साथ लिखते चल रहे हैं आप, कैटेगराइजेशन इज हायरार्की। अब इसका जरूरत तो क्यों पड़ा, मैंने आपको बताया। सिर्फ किंगडम में डिवाइड करके यदि आपने डिवाइड कर दिया प्लांटे, तो प्लांटे तो यार यूकैरियोट्स भी, प्लांटे यूकैरियोट्स है। अब प्लांटे यदि यूकैरियोट्स है, सारे के सारे प्लांट्स रूट शूट लीव्स होती हैं, तो फिर ऐसे भी तो बनाना पड़ेगा ना जिनमें किसी में फ्लावर नहीं है, किसी में सीड नहीं है, किसी में सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं है। फिर उन प्लांट्स को और जिनमें ये सब है उनको एक ही कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? सो व्हाट वी डिड, हायरार्की। तो ऐसी हायरार्की मुझे आपको बतानी है आज बिफोर स्टार्टिंग बायोमोलिक्यूल्स। ऐसी हायरार्की मुझे आपको बतानी है। ऐसी हायरार्की बताने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगा हायरार्की ऑफ लाइफ। परफेक्ट। हायरार्की ऑफ लाइफ जब मैं आपको बता दूं तो लाइफ के बाद, चूंकि लाइफ शुरुआत होती है सेल से, तो लेट अस स्टार्ट। कैन यू टेल मी what the aggregation of cell is? Anyone? Tissue. Anyone can tell me what is the aggregation of tissue? Organ. What is the organization of tissue system? Tell me. What is the aggregation of organ systems? ये बहुत बच्चों जैसा लग रहा होगा ना, सर ये क्या ही बता रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी ये समझना है, पूरी बायोलॉजी का पिक्चर क्लियर करना है। तो क्या मैं इसे कह दूं कि दिस इज द हायरार्की ऑफ लाइफ? हायरार्की ऑफ लाइफ। तो क्या मैं ये कह दूं बच्चों कि देयर इज नो स्मॉलर यूनिट देन सेल? सेल से छोटी कोई यूनिट नहीं है, या इससे छोटी यूनिट कोई बताएंगे आप मुझे? एनीवन? Anyone who can tell me कि सर सेल से छोटा यूनिट भी होता है कोई? Atom. So rather than atom, what we can do is
सेल से छोटा यूनिट हम लोग बनाते हैं बच्चों कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। क्यों बनाते हैं? बिकॉज सेल जो है, सेल में मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर, तो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स हो गया। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स बनता है किससे? मॉलिक्यूल्स। और बिल्कुल किसी ने ठीक कहा, अभी मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं यार? एटम्स। परफेक्ट। और एटम्स भी किससे बने हैं? तो मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट टेल मी, मैं भी आपको सेल की डेफिनेशन किसी से पूछूं, जैसे मुझे दिख रहे हैं मानस अग्रवाल। मानस, आर यू देयर? Yes, sir. Can you tell me what is the definition of cell? A cell is a basic structural and fundamental unit of our body. अभी छोटी सी डेफिनेशन में खेल हो गया, मतलब नीट में यदि सवाल आ गया तो इतने में ही 4-5 शब्द ऐसे हो गए जो अपने को उलझा दिए। मतलब इसकी डेफिनेशन तो 7th 8th से पढ़ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन आज समझ में आएगी। एनीवन रेज योर हैंड हु कैन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सेल? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। ओके, ओम मिश्रा। Cell is the basic structural and functional unit of life. ओके ओम, जस्ट अनम्यूट रहे। आपने कहा द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल? Sir, because all the because from cell only all the basic hierarchy of life starts. Because cell only aggregate to form tissue. Tissue only. नो प्रॉब्लम। शौनक कुछ बताना चाह रहे हैं। शौनक, Yes, sir. व्हाट इज सेल? Same. Cell is structural and functional unit of life. मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप कहीं सर ऐसा क्या ही नया बता दिया आपने? मैंने कहा द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों इसमें 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बायोलॉजी समझने के लिए जरूरी है। व्हाई इट इज स्मॉलेस्ट? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी व्हाई इट इज स्मॉलेस्ट? बिकॉज दोस्तों इससे छोटी यूनिट तो है, बट लाइफ का यूनिट नहीं है ना इससे छोटा। मैंने क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इससे छोटी यूनिट्स है ना, मैंने बनाया है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आई ड्रॉन इट, wrote it here, but not the smallest of life ना। इससे छोटा लाइफ तो नहीं है ना यूनिट बॉस, इसीलिए मैंने लिखा स्मॉलेस्ट। व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल? क्योंकि आप यदि ऑर्गेनिज्म को भी देखोगे तो दैट ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? सेल। कहीं ना कहीं आप जब वापस आएंगे तो सेल पर ही आएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया वो केवल सेल ने ही किया है, चाहे वो प्लांट का जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज हो या पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा हो। उसके आप मुझे बता दीजिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, इन तीनों टिश्यूज के अलावा कोई टिश्यूज हो तो बताइए उसमें। यही टिश्यूज हैं, जाइलम भी इन्हीं से बना है, फ्लोएम भी। बेसिक तो यही 3 टिश्यूज। हमारे इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई सेल। देन व्हाई इट इज फंक्शनल? व्हाई इट इज फंक्शनल? इसे यदि कोई काम करना होगा ना, मैं भी काम कर रहा हूं, ये मेरा स्केलेटल मसल है, ये मेरा स्केलेटल मसल है। मैं आपको हाथ इधर कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये जितने भी ऑर्गन्स मेरे काम कर रहे हैं, लिप्सिंग हो रही है, जो काम कर रहे हैं ये फंक्शन तभी करेंगे जब ऑर्गन काम करेगा, और ऑर्गन तभी काम करेगा जब टिश्यू, और टिश्यू तभी काम करेगा जब सेल। तो ये जो 3 वर्ड हैं बहुत मायने रखते हैं, स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और लाइफ। क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे छोटी यूनिट नहीं, तो ये वर्ड सिग्निफाई हो गया, क्योंकि इससे छोटी तो है लेकिन लाइफ की छोटी यूनिट नहीं है ना। तो इसे मैं क्या कह देता हूं? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। परफेक्ट। तो फिर लाइफ में ना लिविंग और नॉन लिविंग, इसका डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा यार। एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? एनीवन? रेज योर हैंड्स। द डिफरेंस, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं यार, आज तो सिर्फ हम बायोलॉजी इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग?
शौनक, Sir, living organisms perform the basic functions which are required for life, and non-living are the one who does not, like locomotion. यार ये तो तुमने मुझे वो बता दिया कि जो लिविंग और नॉन लिविंग परफॉर्म करता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे एक तो डिफरेंस बताओ कोई जिसमें आपको ये समझ में आए कि यस दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। ये तो आप मुझे वो बता रहे हो कि लिविंग क्या करता है। व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? यस एनीवन? अभी रेज किया था किसी ने हैंड्स? प्रणव Sir, respiration. Sir, again मैंने कहा ना, the small things, the silly mistakes are responsible to pull you back in competitive exams, है ना? आप मुझे फिर से बताने लगे जो लिविंग की पार्ट है। हाँ श्रेया, टेल मी। Living organisms are composed of cells. living organism has life. वो सेल तो मैंने कह दिया ना, लाइफ का यूनिट है, वो सेल का नहीं बना होगा। अग्री? यस ईशानी। So living organisms, they can perform life processes while non-living cannot. Living organism has life. मैं बताता हूँ दोस्तों, यही तो मजे की बात है। बायोलॉजी लगता है कि ऐसा इजी है ना सर, पढ़ के हो जाएगा। सिंपल मुझे बताइए, एनीवन स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड, रेज योर हैंड। नॉन लिविंग एंड डेड। हाँ मनोली। Sir, locomotion, reproduction. चलिए आते हैं मुद्दे पर। सिंपल है बच्चों, मैंने आपसे कहा क्या लिविंग ग्रो कर सकते हैं? यस और नो बोलिए फटाफट। Yes, sir. नॉन लिविंग ग्रो कर सकते हैं? No. No, sir. एक्सटर्नल, एंड दिस इज व्हाट? इंटरनल। देख लीजिए कहीं भी एक्सेप्शन तो मुझे बताइएगा। परफेक्ट। अब मैंने आपसे कहा, आपने सारी लाइफ प्रोसेस मुझे बताई, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं एकदम। मैंने आपसे कहा क्या कॉन्शियसनेस है? तो क्या नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं है? नो कॉन्शियसनेस। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन मिलेगा, यहां पर भी एक्सेप्शन मिलेगा। यहां क्या एक्सेप्शन मिलेगा आपको? ये केवल एक्सटर्नल ग्रोथ करेगा। ग्रोथ दोनों कर रहे हैं बट ये केवल एक्सटर्नल ग्रोथ करेगा। वुडन पीस, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, 2 दिन बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज मिलेगा। फिजिक्स कहता है इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड देयर इज ग्रोथ, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन लिविंग बीइंग्स। ये इंटरनली ग्रोथ कर रहा है ना? लेकिन ग्रोथ के साथ साथ कॉन्शियसनेस, यस ऑल लिविंग्स हैव कॉन्शियसनेस। नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन मिलेगा। क्या एक्सेप्शन मिलेगा? स्टार लगा दिया मैंने। क्यों स्टार लगा दिया? द पर्सन हु इज इन कोमा। द पर्सन हु इज इन कोमा, क्या कहोगे? लिविंग और नॉन लिविंग? एनीवन? Living. लिविंग। Living. कॉन्शियसनेस नहीं है, बट स्टिल व्हाट? लिविंग। अग्री? इसलिए स्टार लगा दिया मैंने यहाँ कोमा वाला। मतलब रिप्रोडक्शन, अभी आपने मुझसे कहा रिप्रोडक्शन, आई एग्री। इसमें तो मैं लिख ही नहीं सकता रिप्रोडक्शन, नो रिप्रोडक्शन। लेकिन यार यहां भी स्टार लगा दूं मैं, क्योंकि यहां पर भी एक्सेप्शंस हैं। क्या? ऑल दोस इनफर्टाइल, जो फर्टिलिटी जिनके पास नहीं है, दे कांट रिप्रोड्यूस। क्या उसे आप लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे? क्या ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, क्या वो लिविंग नहीं है? दे आर, है ना? तो ये भी एक्सेप्शनल केस हुआ, बट वन एंड ओनली द आंसर विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें भी एक्सेप्शन मिला, इसमें भी एक्सेप्शन मिला और इसमें भी एक्सेप्शन मिला। ग्रोथ दोनों में थी। कॉन्शियसनेस इसमें नहीं था, लेकिन द पर्सन हु इज इन कोमा कॉन्शियस तो नहीं है बट लिविंग था। रिप्रोडक्शन इसमें था, नॉन लिविंग, कांट रिप्रोड्यूस, अग्री, बट ऑल दोस दे कांट रिप्रोड्यूस आर नॉट
non-living ना, they are living, but without any exception. Only the factor is, I'm writing here in capital letters, metabolism. No metabolism. अब मुझे कोई भी एक बंदा या बंदी ये बता दे कि ऐसा कोई नॉन लिविंग जिसमें मेटाबॉलिज्म हो और ऐसा कोई लिविंग जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो, टेल मी. तो अपन बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ दें, राइट? बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन. मेटाबॉलिज्म इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स. अब एक किसी बच्चे ने कहा था कि सर उसमें सेल होती है. मैं क्यों इस पॉइंट पर आया? क्योंकि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कौन करता है दोस्तों? केवल सेल. ये कोई मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं करता. मेटाबॉलिज्म केवल और केवल किसका फीचर है? इट इज ऑफ सेल. परफेक्ट. सो अब कहानी समझ में आई. द स्मॉलेस्ट क्योंकि इससे छोटी तो है बट लिविंग नहीं. स्ट्रक्चर यही बनाएगा केवल, कितना भी जायंट ऑर्गेनिज्म हो. फंक्शनल मेटाबॉलिज्म करेगा ये, उस तभी सारा सिस्टम चलेगा. एंड लाइफ में और नॉन लिविंग में डिफरेंस. परफेक्ट. और मैंने बीच में एक सवाल पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड. एनीवन? इंस्टेंट आंसर. ओम. Sir, non-living is a thing that is not living, and dead is a thing that it was living in the past, but now it is not. But now it is not living. नॉन लिविंग है, ये कभी लिविंग था ही नहीं. लेकिन ये जो डस्टर के पीछे लकड़ी का पार्ट लगा हुआ है, इट वॉज डेड, क्योंकि कभी ये लिविंग था. छोटी छोटी सी चीजें हैं बट नो मैटर. तो अभी मैंने आपको एक हायरार्की बताई बच्चों, हायरार्की ऑफ लाइफ. अब यदि मैं इस ऑर्गेनिज्म को, मैं दूसरे कलर का पेन लेता हूं, इस ऑर्गेनिज्म को मैं यदि बॉटम में ले आऊं, इस ऑर्गेनिज्म को मैं बॉटम में ले आऊं, तो उस ऑर्गेनिज्म से एक और हायरार्की में बनाना चाहूंगा. यहां लिख दिया मैंने ऑर्गेनिज्म, जो बनाएगा स्पीशीज, जो बनाएगा पॉपुलेशन, जो बनाएगा कम्युनिटी, जो बनाएगा इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, पहले इकोसिस्टम बना, जिसमें होते हैं 3 इकोस्फीयर. कोई बताएगा? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड hydrosphere, and together these 3 are called Biosphere. biosphere. अब देखिए ये भी एक हायरार्की ही है, but this is the hierarchy of what I should say, this is the hierarchy of an ecosystem, या इकोलॉजी की हायरार्की. ये हुई सेल की, लिविंग की हायरार्की. ये हुई आपकी इकोसिस्टम की हायरार्की. परफेक्ट. और दोस्तों इसी ऑर्गेनिज्म को मैं एक और लेवल पर रखता हूं. सी समझना पड़ेगा अपने को कि मैंने क्यों आपको पूरा प्लानर एक्सप्लेन करने के पहले ये बताया. ऑर्गेनिज्म से यहां भी बनेगी स्पीशीज, स्पीशीज मिलकर, बहुत सारी स्पीशीज मिलकर बनाएगी जीनस या जेनेरा. परफेक्ट. ये याद है किसी को? मुझे तो ऐसे याद है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, लाइक दिस. परफेक्ट. तो इसे मैं क्या कह दूं? हायरार्की ऑफ आज बायोलॉजी एक्चुअल में डायरेक्शनल मोड में आपको समझ में आएगी. हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी, ताकि इसके बाद मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना. चलिए
लेट मी एक्सप्लेन. मैंने आपसे कहा दिस इज हायरार्की ऑफ लाइफ, दिस इज हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, दिस इज हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सा मींस अरेंजमेंट, नॉमस मींस रूल्स. अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रूल. हम रूल के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करते चलते हैं. 5 किंगडम बना दिए, फिर उसके कुछ फाइलम्स, उसके सब फाइलम्स, उसके क्लास, ऑर्डर. याद करने का तरीका बताऊं मैं. 9th में सबने पढ़ा है ना, टैक्सोनॉमी 9th में पढ़ा है. कोई मुझे इसको याद करने का एक ट्रिक बता सकता है? निमोनिक. एनीवन? चलिए. यश, आंचल, अनिरुद्ध, अर्णव, मिस्टर महापात्रा. एम आई ऑडिबल? मिस्टर महापात्रा, अनिरुद्ध. Yes, sir. ओके फाइन. सुनते हैं. थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन अजीब सा होने से क्या ही दिक्कत है. बायोलॉजी तो लोग इसीलिए भागते हैं कि सर बड़े बड़े नाम याद नहीं होते, लर्न बहुत करना पड़ता है, रटना बहुत पड़ता है यार. लेकिन उसे ट्रिकी बना दिया जाए तो तकलीफ नहीं है ना. सो कॉल्ड एज न्यूमोनिक्स. कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी. कल्लू पहलवान कैन ऑर्डर फॉर गली सड़ी सब्जी, है ना. इस ऑर्गेनिज्म को तो मैं स्पीशीज कह रहा हूं. तो कल्लू का के, पहलवान का पी, कैन का सी, ऑर्डर का ऑर्डर, फॉर का फैमिली, गली जेनेरा, सड़ी स्पीशीज. लिख सकते हैं आप इसको. तो ये कभी सीक्वेंस भूलेंगे नहीं आप, क्योंकि इसी सीक्वेंस पर नीट में एक सवाल आया है 2016, है ना. इसमें से अभी 2 सवाल निकलेंगे जो नीट में आ चुके हैं. बहुत बेसिक लग रहा है ना. एक ये है बच्चों, मेटाबॉलिज्म. 4 कैरेक्टर दिए जाएंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म. Which is the characteristic feature without any exception is metabolism. Kingdom, phylum, class, order, family, genera, species. है ना. इसमें आपसे पूछा जाता है एक सीक्वेंस. और दूसरा, जब मैं एक्चुअल चैप्टर आपको ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, when we move from bottom to top, तब कैरेक्टर्स इन कॉमन डिक्रीज होते जाते हैं, और जब टॉप टू बॉटम तो कैरेक्टर्स इन कॉमन इंक्रीज होते जाते हैं. तो वो मैं यही लिख दे रहा हूं. क्योंकि हम बिनर बैच के हैं, हमें थोड़ा सा एक्सेलरेटेड मोड में पढ़ना है, तो मुझे यहां लिखने में कोई समस्या नहीं. मूविंग डाउन द हायरार्की, टॉप टू बॉटम, कैरेक्टर्स इन कॉमन. ये समझाना है भी आपको मुझे. कैरेक्टर्स इन कॉमन increases. Anyone can tell me how come? समझिए बच्चों, लॉजिक है जो इस क्लास में नहीं पढ़ाए जाते 10th के लेवल पर. Why it is कह रहा है कि characters in common decreases while we moving down in the hierarchy. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Species है अपनी sapiens. We are the sapiens. Perfect. Sapiens is a species in the genera of Homo. तो होमो के जेनेरा में ऐसी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, ऐसे बहुत सारे जेनेरा फैमिली में होंगे. यानी डाइवर्सिटी कितनी बढ़ती जा रही देखिए, और कैरेक्टर्स इन कॉमन कितने इंक्रीज होते जा रहे हैं देखिए. भाई जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, स्पीशीज में आप ऑर्गेनिज्म लाएंगे. मैं और मेरा ब्रदर, मेरे फादर, हम सब लोग क्या होते जा रहे हैं, कैरेक्टर्स इन कॉमन होता जा रहा है. थोड़ा सा वाइड ही जाते हैं तो हम ऊपर तक जाते हैं, ह्यूमंस, मेल्स, फीमेल कैटेगरी बढ़ गई, कैरेक्टर्स इन कॉमन कम हो गए. वो मेल है, हम मेल है, वो फीमेल है. फिर और कैरेक्टर्स इन कॉमन डिक्रीज हो, जैसे और ऊपर गए. मेल फीमेल के बाद कहानी कहां तक आ गई, मेल फीमेल के बाद क्लास में आ गई मैमेलिया. बहुत सारे मैमल्स होते हैं यहाँ, तो कैरेक्टर्स कॉमन और डिक्रीज हो गए. यानी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे कैरेक्टर्स इन कॉमन डिक्रीज होते जाएंगे, और as we moving down the characters in common increases. तो ये अपने लिए नीट का पॉइंट हुआ. परफेक्ट. या इसको मैंने लिख दिया, और from bottom to top it decreases. ये समझ में आया. Why I have wrote all this hierarchy? मैं तो आपको बता रहा था प्लानर. तो प्लानर को अब मैं एक्सप्लेन करूं कि मैं क्यों बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना चाह रहा था.
भाई मुझे तो सबसे छोटी यूनिट से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। मैं ये सब फिजियोलॉजी तो तब बताऊंगा जब सेल बताऊंगा, और सेल तो तब बताऊंगा जब मैं आपको बेसिक यूनिट बायोमोलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल से सेल बनी है तो बताऊंगा। भाई मेरी कोई एक सेल मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रही है, यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट चल रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है, आप में भी वही लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, मुझ में भी वही लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा मेरी सेल में क्या है जो आपकी सेल से ज्यादा फास्ट परफॉर्म कर रही है? बीएमआर मेरा ज्यादा, किसी का कम, ऐसा क्यों है? हाथी एलिफेंट बहुत तेज नहीं दौड़ पा रहा है, रैबिट जंप करके दौड़ जा रहा है, मतलब उसकी सेल में ऐसा क्या कंपोजिशन है यार, वो तो समझे। तो मैं तो बेसिक यहां से स्टार्ट करने वाला। तो ये जब मैं 4 चीजें पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री में चलेगा एटम मॉलिक्यूल्स, मैं तो आपको लाइफ की केमिस्ट्री, सेल जो कि लिविंग यूनिट है उसमें क्या बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए मुझे आपको पढ़ाना है। तो पहला चैप्टर आपके प्लानर में दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। उसके बाद मुझे आपको सेल बताना है। सेल को पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा साइटोलॉजी, इसको मैंने कह दिया बायोमोलिक्यूल्स। प्लानर देखिए कितना सिस्टमैटिकली, ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स, ये हो गया साइटोलॉजी। फिर मुझे आपको पढ़ानी है टिश्यू की हिस्टोलॉजी, समझिए बहुत सारे, ये सारा मैंने आपको पढ़ाना है। मतलब क्या पढ़ाना है मैंने? एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स, ये पढ़ाना है। मतलब मैंने क्या पढ़ाना है आपको? साइटोलॉजी। आप भी लिख रहे हैं वहां पर ताकि आपको समझ में आए कि बायोलॉजी किस दिशा में हम चल रहे हैं। ये सब मुझे आपको यार पढ़ाना है। टिश्यू, तो टिश्यू मुझे पढ़ानी है हिस्टोलॉजी। ये मुझे पढ़ाना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो मुझे आपको क्या पढ़ाना है? एनीवन बताएगा कोई? बताएगा कोई? मुझे आपको क्या पढ़ाना है बच्चों? फिजियोलॉजी। परफेक्ट। जब मैं ये पढ़ा दूं फिजियोलॉजी, तो इसमें मुझे क्या पढ़ानी है आपको? दैट इज व्हाट? इकोलॉजी। परफेक्ट। और ये मुझे पढ़ानी, तो दैट इज व्हाट? टेक्सोनोमी। इसके अलावा अब एक मेजर पार्ट आता है रिप्रोडक्शन का, है ना। बाकी पूरी बायोलॉजी डन है, इस पूरे इसमें पूरी बायोलॉजी डन है आपकी। अब मैंने जो आपको पढ़ाना है वो इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ाना ना मुझे। इन सब में कहीं भी इसका रोल नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होकर ही तो स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी बनाते जाएंगे ना। तो रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, और फिर लिविंग सिस्टम का एप्लीकेशन पार्ट बायोटेक्नोलॉजी, है ना। ये सारी चीजें, लेकिन बेसिक बायोलॉजी आपको समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद बायोलॉजी। तो जो आपका प्लानर है बच्चों, जो मैं देख पा रहा हूं, उसमें बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल बायोलॉजी और फिर फिजियोलॉजी, अभी ये 3 पर हम काम करते हैं। यानी आने वाले समय में मेरी क्लास जब भी हो तो जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी बुक्स लीजिएगा, जस्ट स्टार्ट रीडिंग व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, देन साइटोलॉजी एंड देन हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इस पार्ट को फिनिश करते हैं, बेसिक बायोलॉजी समझ में आएगी, देन हम उसके एप्लीकेशन पार्ट पर। परफेक्ट। बोर्ड का स्क्रीन मुझे शेयर करना होगा तो मैं शेयर कर देता हूं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में आप लोग फिर से देख भी सकते हैं, राइट। चलिए, एनी डाउट? हाँ ओम बोलिए। सर वो आपने हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी बताई, उसमें आपने बताया कि वो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगा। सर तो फिर ये सिर्फ टेक्सोनॉमी के लिए वैलिड है ना, मतलब बाकी जो हायरार्की है उसके लिए वैलिड नहीं है? नहीं, ये इसी में देखा जाता है। कैरेक्टर्स इन कॉमन इसमें क्या ही देखोगे आप भाई? कैरेक्टर्स इन कॉमन इसमें भी देखोगे तो सिस्टम फंडा तो वही रहेगा, इसमें भी कैरेक्टर्स इन कॉमन तो फंडा वही रहेगा भाई। एक ऑर्गेनिज्म है, ये सेम टाइप की सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है ना, तो यहां तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स है। ओम अग्री? हाँ मतलब दैट फंडा विल रिमेन सेम। ये कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर थ्रू आउट द हायरार्की, कोई समस्या नहीं। तो हायरार्की देखी इसी में जाती है, बस कैरेक्टर्स इन कॉमन इसी में देखे जाते हैं, बट स्टिल यदि आप मुझसे पूछें तो इट विल रिमेन थ्रू आउट सेम। अग्री? यस सर। ओके,
Any more doubt to anyone? Like Om, Yash, Aanchal, Anirudh, Chaitanya, Ishani, Jayvardhan, Manas, Mandar, Manoli. Manoli, any doubt, beta? Mukta, Namisha, Pranav, Prapti. Fine. If you don't have any doubt, I'll erase this and we'll switch to the next part, the biomolecules. Perfect? Perfect? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Keep your cameras on. Keep your cameras on. I need to check who is writing or not. Keep your cameras on. मानस ने कर दिया है. ओम, मनोली, आंचल, चैतन्य. Okay. Ishani, Siddhesh, keep your camera on. Keep your cameras on. No problem. I need to check क्योंकि बायोलॉजी बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं. बायो ही तो है सब चलने दो, क्या ही चल रहा है ना. बट बायो वैसा उतना भी आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी तो हालत खराब हो गई थी सेल की डेफिनेशन, है ना. अभी तो शुरुआत है, आगे और देखना अपने को क्या क्या चीजें होती हैं. राइट. सो मनोली मैडम, जयवर्धन थोरात, प्रणव, कीप योर कैमराज ऑन. मैंने गैलरी व्यू कर रखा है. उर्वी, एवरीवन अग्री? Yes, sir. चल आगे बढ़ते हैं बच्चों. एंड लेट अस स्टार्ट विद, मैंने बायोसिस्टेमेटिक्स आपको बता दिया, हायरार्की बता दी. नाउ आई एम स्टार्टिंग इट एक्चुअली विद बायोमॉलिक्यूल्स. की बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. पहले मैं मॉलिक्यूल्स बताऊंगा. दोज मॉलिक्यूल्स which are needed in biological system or which are needed to maintain a metabolic function or metabolic activity of a cell. क्योंकि सेल ही तो है, बायो मतलब फिर सेल ही तो बात आ गई, इसलिए सेल के मॉलिक्यूल की हम बात करें. परफेक्ट. चलिए मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ शेयर कर देता हूं सो दैट किसी का मिस हो गया होगा तो वो नोट कर लेगा. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स की. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमें पढ़ने हैं. What are the molecules that we need to learn? All those molecules which are needed to maintain the metabolic function of biological system. All those molecules, दिख रहे हैं आप मेरे साथ? All those molecules which are needed to maintain a metabolism. अब मुझे ये लिखने की जरूरत थोड़ी है कि वो बायोलॉजिकल सिस्टम हो. यार मेटाबॉलिज्म लिख रहा हूं तो बट ऑब्वियस इट इज इन लिविंग सिस्टम ना. प्राप्ति मैडम, आई होप यू आर अग्री. बिकॉज यदि मैंने भाई मेटाबॉलिज्म कह दिया, व्हाट आई मींस कि मैं बात ही बायोलॉजिकल सिस्टम की कर रहा हूं ना. क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कि मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर चैतन्य ऑफ व्हाट, ऑफ लिविंग सिस्टम ओनली. सो व्हाई आई शुड राइट हियर इन लिविंग सिस्टम. परफेक्ट. चलिए तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स है, तो कैटेगरी कर देते हैं अपन इसकी. दो कैटेगरीज बना देते. एक बना देते हैं यार बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स और बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स. सो कोई भी एक इनोसेंट आंसर यदि मुझे देना चाहेगा तो वो ये होगा कि सर मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब जो बड़ा होता है वो मैक्रो. इज इट मनोली? जो बड़ा होता है वो मैक्रो, जो छोटा होगा वो माइक्रो. इज इट?
बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा प्रिसाइज होना पड़ेगा मानस, क्या होना पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल साइज मैक्रो. सो ऑल दोज मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 800 डाल्टन, या जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन. परफेक्ट. अब आप मुझसे पूछेंगे तो एक सवाल तो यहीं फिर से बन गया. क्या सवाल बन गया? नीट का कह लीजिए, या केवीपीएस स्टेज 1 का कह लीजिए, या एनटीएससी का कह लीजिए, क्या इसका भी कोई एक्सेप्शन है? एनीवन? यस, यश भाई, इसका भी एक एक्सेप्शन है. लिपिड जिसका की मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड इन मैक्रो. व्हाई इट इज सो? तो मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं. नोट, lipid is not strictly macro or micro. तो क्यों ऐसा मैंने लिखवा दिया भाई? ओम, मैंने इसलिए लिखवा दिया यार क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल सिर्फ वही नहीं है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा हो. All those can be considered as macro whose biological role in maintaining metabolism is bigger. See, अब आप मुझसे पूछेंगे लिपिड का क्या ही रोल है? लिपिड आपकी और मेरी बॉडी जिस सेल की बनी हुई है, उस सेल की हर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी है. उस सेल की हर मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी है. दैट मींस व्हाट? लिपिड तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. दो मॉलिक्यूल 800 डाल्टन से कम है यार, बट आप उसे माइक्रो मॉलिक्यूल कैसे कह सकते हैं? कोई छोटा मॉलिक्यूल नहीं है. तो माइक्रो और मैक्रो की कैटेगरी हम केवल उसके साइज या वेट पर नहीं करते, है ना. हम इसलिए यहां पर एक्सेप्शन लिख दिया हमने. एक्सेप्शन कि ना ये स्ट्रिक्टली मैक्रो है ना ये माइक्रो है. मैक्रो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मेजर बायोलॉजिकल रोल. मेजर बायोलॉजिकल रोल. और माइक्रो इन टर्म्स ऑफ लेस मॉलिक्यूलर वेट. श्रेया, मुग्धा, जयवर्धन, प्रणव, अनिरुद्ध, प्लीज कीप योर कैमराज ऑन. ईशानी, उर्वी, उसको ऑन रखिए. उससे क्या ही करना है आपको? मैं देखता हूं तो सुने हूं कम से कम आपकी क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, है ना. चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब इस मैक्रो माइक्रो को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, या क्या किया हो गया, क्या किया गया होगा? एक बायोलॉजी का नया अप्रोच जो क्लास 10th वाले बच्चे नहीं जान पाएंगे, जो विनर बैच को जानना बहुत जरूरी है कि मैं बायोलॉजी की किस अप्रोच की बात कर रहा हूं. मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ाने लगा? मॉलिक्यूलर वेट, डाल्टन, क्या मैं कहीं पर एक बीच में या तो मैं डेविएट हो रहा हूं, या मैं कुछ ऐसी ब्रांच आपको बताना चाह रहा हूं जिसके बिना बायोलॉजी जान ही नहीं सकती? यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी अप्रोच जिसे कहा जाता है फिजियोकेमिकल अप्रोच. जिसे कहा जाता है फिजियोकेमिकल अप्रोच. क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं किसी सेल की स्टडी कैसे कर सकता हूं जब तक उसके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मुझे ना बताओ? मैं कैसे कह दूं कि मुझे करंट लगता है? कैसे मुझे मेरी बॉडी में न्यूरॉन्स सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन करते हुए मुझे बताते हैं कि समवन इज टचिंग, मॉस्किटो इज बाइटिंग? यार कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन कुछ मुझे ये बताना चाहती है कि मेरे कुछ फंक्शंस हैं, और वो फंक्शन लिविंग में कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं खुद नॉन लिविंग. वो मॉलिक्यूल मुझे बता रहा है कि मैं नॉन लिविंग हूं, सोडियम पोटेशियम, लेकिन मेरे ट्रांसपोर्टेशन से आपको पता लग रहा है कि समवन इज टचिंग, सम मॉस्किटो इज बाइटिंग. तो वो अप्रोच जो लिविंग के सिस्टम को समझने के लिए जरूरी है, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर अप्रोच पे जाना पड़ता है. क्यों ऐसा है यार? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी में भी जी लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा विंटर हिमालय पे चला जाऊं तो भी जी लेता हूं, लेकिन वो एक फिश
जो मरीन वाटर की है वो एक्वेरियम में डेड हो जाती है, जो फ्रेश वाटर की है वो मरीन में डेड हो जाती है। व्हाट आई मीन कि क्या उसका सेल होम्योस्टेसिस नहीं कर पा रहा है, मेरा सेल कर पा रहा है। ऐसा क्यों, क्या है सेल में? तो कहीं ना कहीं लिविंग की कैटेगरी, क्यों मुझे एक को कोल्ड ब्लडेड कहना पड़ता है, क्यों मुझे एक को वार्म ब्लडेड कहना पड़ता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स वैसे हैं। तो वो क्या है, उसकी बायोलॉजी क्या है, फिश की, बर्ड्स की क्या है, क्यों वो माइग्रेट करते हैं, मेरी बायोलॉजी क्या है? तो मुझे उस सिस्टम को समझने के लिए एक फिजियोकेमिकल अप्रोच करनी, एंड दैट फिजियोकेमिकल अप्रोच, लिखेंगे मेरे साथ, फिजियोकेमिकल अप्रोच to understand biology is reductionist biology. An open challenge. नासिक के किसी भी क्लास के किसी भी बैच में पढ़ने वाले बच्चे को पूछ लीजिए, यदि वो नॉन रेजोनाइट हो और वो बता दे व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो ओपन चैलेंज। दैट इज व्हाट अ फिजियोकेमिकल अप्रोच। तो उस अप्रोच में करना क्या होता है? उस अप्रोच में करना पड़ता है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। परफेक्ट, जो मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी अप्रोच में मुझे समझ में आया कि यार 800 डाल्टन से ज्यादा है तो मैक्रो, कम है तो भाई माइक्रो। लेकिन सिर्फ इसी पर बेस्ड कैटेगरी आंचल मैडम ने नहीं बना सकता, क्योंकि सिर्फ साइज देखकर मैं मैक्रो माइक्रो नहीं कह सकता, क्योंकि रोल यदि मेजर है तो भी वो मैक्रो में कंसीडर हो सकता है, लाइक अ लिपिड। ओम अग्री? Yes, sir. ओके फाइन। तो अब फिर मैक्रो माइक्रो को और कैसे पता लगाया जाए, जिससे, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा यार रिडक्शनिस्ट अप्रोच के थ्रू एनालिसिस में करना होगा। एनालिसिस कितने टाइप है? 2 टाइप। एक करना होगा क्वांटिटेटिव और एक करना होगा क्वालिटेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव में मैंने आपसे कहा यार इस डस्टर का क्वालिटी अच्छा है या नहीं, ये जो इरेजर है आपके पास, जो इरेजर है उसका क्वालिटी अच्छा है या नहीं, तो आप ये देखोगे ना उसमें एक्स वाई जेड मटेरियल है या नहीं। भाई इसमें यदि ये फोम स्पॉन्ज नहीं लगा होता तो ये काहे का अच्छा होता? मतलब यू आर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी बाय प्रेजेंस और एब्सेंस। तो अभी केमिस्ट्री में आपको, सिद्धि मैडम, केमिस्ट्री में बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। सिद्धि, क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है इसमें क्या, इसकी क्वालिटी क्या है। सिद्धि मैडम, एम आई ऑडिबल सिद्धि? Yes, sir. तो क्वालिटी यदि पता करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस पता करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस डिटर्मिनेशन। यदि आप प्रेजेंस और एब्सेंस बताते हैं तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। बट यू आर नोइंग प्रथमेश, यू आर नोइंग कि ये फलाना सब्सटेंस प्रेजेंट है, बट इन हाउ मच अमाउंट? इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, सिद्धेश, if you are trying to find out the amount, you are knowing the presence. See, मुझे एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मुझे शुगर चेक करनी। मैंने कहा भाई क्यों? बोले डायबिटिक हूं, डॉक्टर ने हर 10 दिन में मुझे शुगर चेक करने के लिए कहा है। He is knowing कि उसके ब्लड में शुगर है। वो क्वालिटेटिव टेस्ट करने मेरे पास नहीं आए, वो मेरे पास किस लिए आया है? क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, because he is knowing sugar is present there, but in how much amount? This is what quantitative. मतलब
वो प्रेजेंस और एब्सेंस नहीं देख रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, और ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस। एक हुआ बच्चों क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और एक हुआ क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत इजी वे में मैं चल रहा हूं आपके साथ। ओके, अब इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के बाद मुझे ये कैसे पता लगेगा कि किस किस को मैं मैक्रो में डालूं, किसको मैं माइक्रो में डालूं। लाइक मेरे पास जो सिलेबस में है वो है लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, लाइक दिस। ये सब मुझे आपको पढ़ाने। ओम कैसे पता लगेगा यार कौन सा मैक्रो और कौन सा माइक्रो? मुझे कहीं ना कहीं कुछ एस्टिमेशंस तो करने पड़ेंगे। ओम अग्री? अब वो एस्टिमेशंस मुझे जो करने पड़ेंगे वो कैसे मैं करूंगा? तो इससे सबसे पहले एक बढ़िया छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? उस एक्सपेरिमेंट को लिखते भी हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को लिखने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि सर यस कैसे वो मैक्रो और कैसे माइक्रो। हम क्या करते हैं सुनते हैं। पेन डाउन कर दीजिए, कैमरा ऑन रखिए। मैं क्या करता हूं, एक चीज क्लोथ मतलब मसलिन क्लोथ होता है, ये जो आपके स्पैक्स को पोंछने वाला, चश्मे को पोंछने वाले कपड़े होते हैं लाइक दिस, बहुत फाइन सा चीज क्लोथ कहते हैं उसे, मसलिन क्लोथ। किसी सब्सटेंस को मतलब लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और व्हाटएवर द सब्सटेंस, हम इन मटेरियल को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व, उसको फिल्टर करते हैं। तो दो सब्सटेंस होंगे, एक होगा जो रेटेनेंट है जो ऊपर रह गया फिल्टर में, और एक फिल्ट्रेट है। एक रेटेनेंट है, एक फिल्ट्रेट है। तो चूंकि आपने किसमें मिलाया था? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। So all those which are in filtrate, their acid soluble fraction, those are acid soluble fraction, and all those which are in retenant are acid insoluble fraction. Very simple. भाई मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद मैंने छान दिया, मतलब डिसॉल्व करने के बाद मैंने छान दिया उसे. So which is in retenant is acid insoluble fraction, which is in filtrate is known as acid soluble fraction. So दोस्तों all those which are in acid soluble fraction are called as micromolecules, and all those which are in insoluble fraction, these are known as macromolecules. Perfect. Repeating my statement. कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा. मैंने क्या कहा आपसे? मैक्रोमोलिक्यूल मैंने रख दिया आपको किसमें? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, या इसको मैंने कह दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इसको मैंने कह दिया एसिड सॉल्युबल पूल. कौन सा एसिड है मैंने आपको बताया, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. तो जितने भी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आए बच्चों उसे कहा गया मैक्रो, क्योंकि फिर ये देखा गया कि उसका मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 800 डाल्टन. So therefore they were in acid insoluble fraction. और जिसका 800 डाल्टन से कम था, that should be in acid, that were present in acid soluble fraction. So Siddhi, am I audible? Yes, sir. Can you tell me where you find the lipid? Anyone? Sir, acid soluble pool. कौन बोला? Manas. मानस. but obviously किसी भी इनोसेंट आंसर आएगा कि वो कहां मिलना चाहिए था? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि 800 डाल्टन से कम है ना. बट वो मिला कहां पर? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. नीट के सवाल बताता चल रहा हूं मैं तो आपको, एनटीएससी, केवीपीवाई और नीट.
भाई मैंने सर आपने कहा कि मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है तो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, ज्यादा है तो वो मैक्रो मतलब इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलेगा, अग्री। बट लिपिड मिला कहां? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। एक्सेप्शनली लिपिड तो वैसे ही एक्सेप्शन चल रहा है यार, लिपिड तो हर जगह एक्सेप्शन चल रहा है। एक और नोट लिख देता हूं, एक्सेप्शनली, पहले मैं स्टेटमेंट ही आपको लिखाऊं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट हमने किया। एक्सपेरिमेंट क्या लिया आपने? मिक्सचर इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। परफेक्ट। जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपने लिया, जिस फ्रैक्शन में आपने उसको डिसॉल्व किया, जिस फ्रैक्शन में आपने उसको डिसॉल्व किया, दैट वाज नथिंग अदर देन Cl3CC, Cl3CCOH, राइट। ये जिसमें आपने इसको मिलाया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में और आपको दो फ्रैक्शन मिले, मिक्सचर इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, टू फ्रैक्शंस, एसिड सॉल्युबल, नीचे दिख रहा है आई थिंक, यस दिख रहा है, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। और एसिड सॉल्युबल को मैंने क्या कहा? एसिड सॉल्युबल को मैंने क्या कहा? एनीवन? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। एसिड सॉल्युबल कह दिया बायो माइक्रो, और इसको मैंने कह दिया बायो मैक्रो। अब यहां पर नीचे की लाइन शायद ना दिखे तो मैं इधर कहीं लिखता हूं, एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन, नोट कीजिए पहले इसको। नोटेड? Yes, sir. Lipid was present in, एक्सपेक्टेड किसमें था वो मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिपिड वॉज प्रेजेंट इन एसिड, या ऐसा लिखना मुझे एक्सेप्शन ही वहां पर क्लियर हो जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिख दें, लिपिड वॉज एब्सेंट इन एसिड soluble fraction due to its non-polar nature। दिख रहा है क्या यहां तक? चलिए, आई होप कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहां तक की पिक्चर क्लियर है सारी? क्या बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद मैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी आपको बता दिया, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एक एक मॉलिक्यूल पे लेकर, लिपिड, प्रोटीन, कार्बन। मैंने अभी तो सिर्फ ये बताया व्हाट आर मैक्रो एंड व्हाट आर माइक्रो। ये सब लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं वन बाय वन, और सारे बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। डिटेल इन द सेंस व्हाटएवर रिक्वायर्ड फॉर एनटीसी, मोरओवर फॉर केवीपी। ये हालत खराब कर देगा केवीपी वाले एंजाइम्स। कितना बढ़िया तरीके से हम इसका डेरिवेशन भी इसके हम देखेंगे एंजाइम्स की, कि बायोलॉजिकल मैथ्स क्या होता है ना। एनी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? हाँ ओम बोले, ओम सिद्धेश, पहले ओम बोलिए।
सर हमने वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्यों लिया, मतलब दूसरा कोई क्यों नहीं लिया? हाँ, उसका वही क्यों लिया, दैट इज वो एक मैं लिख देता हूं आपको एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना बेटा, मैं तो बायोमोलिक्यूल देख रहा हूँ। अब बायो मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होंगे, राइट? और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए मुझे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा ना। मैं वाटर लेता तो काम शायद नहीं होता, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व ही नहीं होती। अग्री? तो मैंने क्यों ले Yes. लिया एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऐसा लिख लीजिए, एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है आपने, ताकि आपको वो समझ में आ जाएगा। और देखिए, समय दे रहा हूं, देखिए जरा आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। सर हाँ, सर अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था तो फिर वो जो बाकी के एंजाइम्स थे वो भी तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, तो वो डिसॉल्व क्यों नहीं हुए? फिर से बोल शौनक, कौन बोला अभी सर मैं ही बोला हूँ। नाम? शौनक। हाँ शौनक बोलो। सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था तो फिर जो एंजाइम्स है वो भी तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, तो वो डिसॉल्व नहीं क्यों नहीं हुए? ओके, वो डिसॉल्व क्यों नहीं हुआ? देखिए कैसा होता है ना भाई, डिसॉल्व हुआ भी होगा तो फिल्टर में क्यों नहीं आया? डिसॉल्व तो ठीक है, चलिए मान भी लिया डिसॉल्व हो गया होगा, फिल्टर में क्यों नहीं, फिल्ट्रेट में क्यों नहीं आया, रेटेनेंट में क्यों रहे? मतलब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा। शौनक हाँ सर, समझा। चलिए, एनीवन और किसी ने रेस किया था हैंड्स? एनीवन? ओके, देख लीजिए, चेक कीजिए, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए नीट के कितने सवाल इसमें हो गए, मतलब नीट तो इसलिए क्योंकि मैं करीब से देखा हूं, केवीपीवाई के क्वेश्चंस पेपर हो, एनटीएससी स्टेज का तो ऐसे मुझे कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, बट केवीपीवाई एंड नीट का बहुत सारा लिपिड एक्सेप्शन को लेकर एक सवाल तो पक्का। मॉलिक्यूलर वेट कम है, फिर भी वो सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं है, वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है, वो स्ट्रिक्टली ना मैक्रो है ना वो स्ट्रिक्टली माइक्रो है ना? यानी ऐसा क्यों है? मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में वो माइक्रो है, रोल के टर्म्स में वो मैक्रो है, सॉल्युबिलिटी और फ्रैक्शन के टर्म्स में वो एक्सेप्शन है, सॉल्युबल पूल में नहीं था, इनसॉल्युबल में था, वो क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर था। अरे बहुत सारे इफ एंड बट लिपिड के साथ। परफेक्ट। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं एंजाइम से स्टार्ट करूंगा बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम, उससे मैं स्टार्ट करूंगा। 5:15 एनी डाउट? चलिए, बस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन की जहां तक बात है थोड़ा सा एक बताऊंगा, 10 मिनट में आपकी क्लास को फिनिश करूंगा। बोर तो नहीं हो गया एनीवन कि सर बस हो गया? मनोली समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? मनोली, आंचल, प्राप्ति, Yes, sir. Yes, sir. बायोलॉजी बोर तो नहीं हो रहा है आपको? No, sir. ओम, प्रथमेश, बोलो भाई। No sir. ओके फाइन, मतलब ओम भाई मजा ऐसा आना चाहिए बायो में कि यार बायो ही करियर बन जाए बस, क्या ही है फिर, काहे का आईआईटी फिर है? चलिए, बट मैं डिबेट नहीं करूंगा आपको, आपको कंटेंट पूरा मिलना चाहिए ताकि वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, आप मेडिकल लें या इंजीनियरिंग लें, केवीपीवाई तो आपको रिसर्च एटीट्यूड के लिए, रिसर्च के में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ना, वो भी एक टारगेट अपना। परफेक्ट, इसका मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपसे, रिकॉर्डिंग तो शेयर कर ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा बस एक एस्टिमेशन वाली जहां तक बात है वो बताते हैं, देन विल फिनिश टुडे सेशन। एज पर एनसीईआरटी जो कि आपको मुझे बताना जरूरी पड़ेगा, उसमें आपको कुछ एलिमेंटल एनालिसिस, कुछ कंपाउंड एनालिसिस,
बायोमोलिक्यूल्स एनालिसिस। एक मैंने बताया आपको क्वांटिटेटिव, एक बताया बच्चों मैंने आपको क्वालिटेटिव। इस क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव में कितने एनालिसिस आप कर सकते हैं? लाइक एक कर सकते हैं आप एलिमेंटल एनालिसिस, और एक कर सकते हैं आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये एक बहुत बेसिक और जनरल नॉलेज वाली बात है। एलिमेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा? वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों वो एक टेस्ट है, कौन सा? एश टेस्ट। मुझे उसकी राख बनानी पड़ेगी तब तो मुझे एलिमेंट पता लगेगा। मुझे उसकी राख बन जाएगी तब मैं उसका एलिमेंट बता पाऊंगा ना। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है चैतन्य भाई कि ये मुझे क्या बता रहा है, उसका बेसिक कंपोजिशन जो है, ये बेसिक एलिमेंटल कंपोजिशन बताता है। बेसिक कंपोजिशन, क्योंकि मैंने इसको डिस्ट्रक्शन के बाद एश टेस्ट में करने के बाद मुझे देख लिया कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट। जबकि वहीं पर मैं जब कंपाउंड एनालिसिस करता हूं तो मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट करता हूं, जिसमें मुझे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पता लगता है या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता लगता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पता लग रहे हैं तो क्वालिटेटिव, उसके अमाउंट पता लग रहे हैं तो क्वांटिटेटिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, उसको मैं कंस्ट्रक्टिव नहीं लिख सकता। कौन कौन से बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। राइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है टू डिटरमाइन एवरीथिंग, जिसका आइडिया विनर बैच को मुझे देने के लिए मेरे क्यूरिकुलम में जो मुझे स्टडी मटेरियल दिया जाता है हेड ऑफिस से, टीचर स्टडी मटेरियल, उसमें दिया गया कि ब्रीफ आइडिया आपको मुझे देना है। 2020 का नीट का सवाल, क्रोमेटोग्राफी। लेकिन दोस्तों ये सवाल केमिस्ट्री में आया था और रेजोनाइट्स ही हैं जो इसको सही करके आए थे, बिकॉज दे वर नोइंग व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। इसको बताऊंगा तो अगली क्लास में, लेकिन पढ़ के रखेंगे आप, आपसे सवाल पूछूंगा। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो कलरफुल राइटिंग मतलब क्रोमेटोग्राफी? यस। When the analysis is performed, when the analysis is performed based on development of color, then it is chromatography. Chromatography, जिसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। राइट दोस्तों? Yes, sir. ओके। देखिए आज क्या क्या चीजें मैंने आपको बेसिक बायोमोलिक्यूल्स, मैंने 7 से 8 लेक्चर में जो बायोमोलिक्यूल्स खत्म करने हैं, है ना, तो एक एक लेक्चर में मुझे मान के चलिए एक एक बायोमोलिक्यूल फिनिश करना हो। सो लेट मी वेरी क्लियर कि जब तक हमें मौका मिल रहा है 1.5 घंटे का, तब तक तो हम 1.5 घंटे की क्लास चलाएं। उसके बाद फिर शायद हमें 50-55 मिनट की क्लास करनी पड़ेगी जब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो तब तक हम इसका बेस्ट एडवांटेज ले लेते हैं। अब मुझे बताइए आज के पूरे इसमें, मुझे शो मी योर नोट्स। आंचल, जस्ट शो योर कॉपी इन दैट कैमरा। ओके यश,
प्राप्ति, मानस, प्रथमेश, चैतन्य, मनोली, ओम, शो मी द पेजेस। कहां दिखा रहा है ओम? कैमरा किधर है? दिखा किधर रहा है? हाँ, गुड गुड। वेदांत, प्रणव, शौनक, सिद्धेश, नमीशा, शो मी योर कॉपीज। ठीक है, महापात्रा, मंदार, अर्णव, जयवर्धन, सिद्धिपुर से आर देयर, श्रेया कडू, Yes, sir. okay, fine. मुग्धा, show me your copies. ठीक है, okay, no problem. See, try to find out the doubts. मैं तो क्या करूंगा, कल एंजाइम्स, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, एंजाइम पढ़ाया और मैंने क्वेश्चन पेपर दिया, सो दैट आपको समझ में आएगा मनोली मैडम कि आप कितना पढ़ पा रही हैं, कितना समझ पा रही हैं, है ना? क्योंकि यार समझने के लिए लोगों को टेक्सोनॉमी ऐसा लगता है बड़ा आसान काम है ना? आप मुझे बताइए इन जनरल मनोली मैडम, अपनी 12th की एग्जाम हो गए, आप जिसको आईआईटी में जाना था वो आईआईटी में पहुंच गया, जिसको वहां चल नीट में जाना था नीट में चला गया बेटा, उसके बाद कहा चलिए सर आउटिंग पर चलते, पाठक सर रेजोनेंस के बच्चों को लेकर आउटिंग पर गए चैतन्य भाई। अचानक क्या हुआ कि अपनी गाड़ी से हम उतरे और अचानक सामने से एक साथ तेजी से रेंगता हुआ कोई ऑर्गेनिज्म निकला। चैतन्य, क्या निकलेगा मुंह से? सडनली क्या शाउट करोगे तुम, बोलो चैतन्य। आंचल, क्या शाउट करोगे? हम बस से उतरे और अचानक कोई ऐसा तेजी से रेंगता हुआ कुछ निकल गया अपने सामने से, बहुत बड़ा सा। अचानक क्या निकलेगा मुंह से, बोलो? अरे बाप रे, लाइक अरे बाप रे निकलेगा सर, सांप है ना, या स्नेक, मतलब इनडायरेक्टली सर को कह दिया स्नेक, सर स्नेक है ना? ओके, बट एनीवेज मैंने तो क्या कहा कि आपने क्यों कहा कि सर स्नेक? यार स्नेक तो कुछ होता ही नहीं, लोगों को लगता है बायोलॉजी बड़ा आसान चल रहा है। स्नेक क्या होता है? स्नेक कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, स्नेक इज अ ग्रुप। मैंने कहा देखिए कितना सुंदर बर्ड। अरे बर्ड क्या होता है भाई? बर्ड तो एक ग्रुप है, होता तो है स्पैरो, होता तो है क्रू। स्नेक क्या होता है? होता है रसेल, वाइपर, अजगर, होते तो ये है ना, नाम उसके होने चाहिए। कहीं ना कहीं हम जो अचानक कह दे रहे हैं तो वो ग्रुप हम कह रहे हैं। तो हमें बायोलॉजी को समझना पड़ेगा कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या बताती है, हमें कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, कैरेक्टर्स समझने पड़ेंगे, तब हम उसे डिवाइड कर पाएंगे कि कौन सा वीनम वाला है, कौन सा जहरीला है, कौन सा नहीं है ना? तब हम कैटेगराइज कर पाएंगे उसे कि ये अजगर है, ये वाइपर है ना, ये एनाकोंडा है, तब हम उसे कैटेगराइज कर पाएंगे। तो बायोलॉजी को सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चलेंगे तो मजा आएगा, राइट? ओके, फाइनल कॉल, एनी डाउट टू एनीवन? I hope there is no doubt. Let me finish class. Keep my statement: winners never quit and quitters never win. Perfect. इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। Wish you all the best. See you in the next class. Go through the biomolecules chapter wherever you find. थोड़ा सा पढ़ के रखिए, एंजाइम पढ़ के रखिए, so that आप क्रॉस क्वेश्चंस मुझे ज्यादा बेटर कर पाए, right? Wish you all the best to all doctors and engineers. See you in the next class.